नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका सामाजिक अध्ययन का विषय है उसका कंप्लीट कोर्स हम आपको 8 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी तक 2 पार्ट हमारे केवल रह गए हैं। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 7। इससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर 6 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में, सभी जगह आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे टॉपिक से, जो कि है आपका गैर सरकारी संगठन जो है उसकी समिति। लिखते भी चलते हैं, समझते भी चलते हैं सारी चीजें। गैर संगठन, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन की समिति। इसका सबसे पहले पूछा जाता है सन, यानी कि किसका सन, इसके गठन का। तो कब? 21 जून 1946, 1946 को जो है वो हुआ था। ये एक प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से आता है, जो गैर सरकारी संगठन है इसके स्तर की 3 श्रेणियां, या कौन कौन सी श्रेणियां होती है? टोटल 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है सामान्य, सामान्य सलाहकारी स्तर, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ सलाहकारी स्तर। दूसरा आपका होता है विशिष्ट सलाहकारी स्तर। पहला सामान्य, दूसरा विशिष्ट, बाकी वही दोनों सामान्यकारी या सलाहकारी स्तर। और तीसरा होता है कार्यक्रम, कार्यक्रम सूची स्तर, कार्यक्रम सूची स्तर। तो ये आपके 3 गैर सरकारी संगठन जो हैं उनके स्तर की 3 श्रेणियां जो है वो हो जाएंगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरे पूरे चांसेस हैं कि आगे भी पूछा जा सकता है। तो पंचशील सिद्धांत का सबसे पहले आप क्या कहेंगे? निर्माण वर्ष जो है वो कितना था? तो 1954 था, यानी कि 1954 था। पंचशील सिद्धांत का निर्माण वर्ष 1954। अब पंचशील है मतलब 5 चीजें यहाँ पर कोई है सिद्धांत, तो उन पांचों को एकदम आपको रट के रखना है। पहला आपका इसमें था कि सभी देशों द्वारा, जो अन्य देश हैं, उनकी क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी देशों द्वारा अन्य देश जो हैं उनकी क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा आपका पंचशील सिद्धांत क्या है? दूसरे देश जो है उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। दूसरा है आपका दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। तीसरा आपका पंचशील सिद्धांत कौन सा है? दूसरे देश पर आक्रमण ना करना। तीसरा है दूसरे देश पर आक्रमण ना करना। चौथा है आपका परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। और लास्ट आपका पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। तो ये 5 आपके पंचशील सिद्धांत हैं। थोड़ा सा इसे आप ऐसे ना याद करके, 2 यहाँ पर देश लीजिए, एक ये कंट्री, एक ये कंट्री है। अब इन दोनों में क्या क्या चीजें होंगी? पहली यही होगी कि जो सभी देश हैं वो अन्य देश जो हैं उनकी किसी प्रत्येक चीज का सम्मान करेंगे, उनकी अखंडता है, प्रभुसत्ता है, इन सबका सम्मान करेंगे। फिर आप क्या कहेंगे? एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और क्या नहीं करेंगे? साथ ही साथ आक्रमण नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। और साथ ही क्या पांचवा था? शांति सह अस्तित्व, यानी कि शांति भी तो बनाए रखेंगे, आपस में युद्ध ना हो, वर्ल्ड वॉर ना छिड़े, ये सारी चीजें। तो ये आपका हो गया पंचशील सिद्धांत। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है आपका जनसंख्या नीति। मैंने जनसंख्या शिक्षा के संबंध में आपको बताया था। यहाँ पर है जनसंख्या नीति। सन क्या है? तो आप कहेंगे सन 2000। अब इसमें उद्देश्य अलग अलग 3 टाइप के निर्धारित किए गए थे।
जैसे कि आपका पहला उद्देश्य हो जाएगा अल्प अल्प अवधि उद्देश्य। एक मैं लिख देता हूँ, बाकी को हम इसी प्रकार से लिख देंगे। अल्प अवधि उद्देश्य जो कि कम समय के या शॉर्ट पीरियड के लिए उद्देश्य डिसाइड किए गए थे। दूसरा था आपका मध्यम, बाकी आप वही अवधि उद्देश्य। और तीसरा है आपका, तीसरा हो जाएगा आपका दीर्घकालीन दीर्घकालीन अवधि उद्देश्य। तो दीर्घकालीन समय यानी कि इसके नाम से आपको समय समझ में आ रहा है। अब दीर्घकालीन उद्देश्य में एक उद्देश्य मैं आपको बताऊं क्या रखा गया था कि जो वर्ष 2045 है इस तक जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया था। अब देख रहे हैं लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो स्थिर करने का लक्ष्य जो है वो 2045 तक रखा गया था। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। देखिए 2011 की जो जनगणना है उससे प्रश्न आपके जो प्रीवियस 2019 में पेपर हुआ था उसमें वन लाइन में बहुत पूछे गए थे प्रश्न, तो उसको देखना जरूरी है। तो ये हैं आपके जनगणना से जुड़े तथ्य, एक एक को लाइन से यहाँ पर जानते चलते हैं। तो जनसंख्या का विश्व में अगर परसेंटेज आपसे बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, 17.1% जो है वो है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। वृद्धि दर कितनी है, 17.7% रही है पहले के मुकाबले, क्योंकि इससे पहले जनगणना 2001 में जो है वो हुई थी। लिंगानुपात की बात करें तो 943 रेशियो 1000 है, यानी कि 943 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है, 1000 है। साक्षरता दर की बात करें तो 73% जो है वो है ओवरऑल, जिसमें पुरुषों की 80.9% है और महिलाओं की 64.6% जो है वो है। कुल आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि 6,75,538 वर्ग किलोमीटर जो है कुल आच्छादित क्षेत्र है। कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का परसेंट बात करें तो 20.55% है। ये जो है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2001 के अनुसार है, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। प्रमुख मिट्टियों की अगर बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, जैसे कि आपकी जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको बताई थी, मैंने मिट्टी के जो प्रकार बताए थे बस वो आप यहाँ पर लिख देंगे तो लगभग लगभग आपके सारी मिट्टियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। तो कौन कौन से प्रकार हैं, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल पीली है, लेटराइट है, मरुस्थली है, दलदली है, इस टाइप से हो जाएगा। सिंचाई के विभिन्न साधन संभावित में कौन कौन से हैं, तो नहरों से सबसे ज़्यादा है सिंचाई, 40% जो है आप देख भी रहे हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है कि सर्वाधिक सिंचाई परसेंटेज किसका होता है, तो आप क्या कहेंगे, नहर का होता है। इसी प्रकार आगे देखिए कुआं जो है उसका कितना है, 37.8% है। तालाब जो है उसका 14.5% है, अन्य 7.7%। कृषि की बात की जाए तो तर खेती यानी कि 200 सेंटीमीटर, वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के, और आर्द्र खेती की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में, और झूम कृषि उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम घाट तथा पर्वतीय कृषि विशेष तौर पर हिमालय के ढालों पर। तो ये कृषि के संबंधित सारे पॉइंट हो जाएंगे। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो आप क्या कहेंगे, बिहार है, जहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है वो निवास करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार में है। सर्वाधिक विरल जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 17 व्यक्ति जो है वो नीचे प्रति वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे से अच्छी मैं सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहूँ, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं इस पेज की कि सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर का है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो है वो है। इसी प्रकार सबसे बड़ा जिला अगर बात करें तो लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार है। सबसे बड़ा खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र जो है वो डिगबोई है जो कि असम में स्थित है। ये भी सब पूछ जाते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है? तो गोविंद सागर जो कि भाखड़ा नागल पर जो है वो स्थित है, वो हो जाएगी। सबसे बड़ी या सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है? तो मुंबई जो है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसी के अलावा सबसे खूबसूरत सिनेमा घर की बात करें तो आप कहेंगे राज मंदिर जो है वो है जो कि जयपुर में स्थित है। अगला है सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? गुजरात है। 1074 किलोमीटर जो है इसकी तट रेखा है। वीडियो अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो साइड में 3 डॉट ऑप्शन मिलते हैं, वहां पर आप क्लिक करिएगा और वीडियो में क्वालिटी को जो है वो बढ़ा लीजिएगा, लगभग 720 तक कर लीजिएगा और बाकी आप अपने नेट के अनुसार कर सकते हैं। अगला है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। यही शायद मैंने क्वेश्चन पूछा भी था आपसे पिछले वाले वीडियो में और कहा था मैं अगले वाले में आंसर इसका बताऊंगा। तो जिसने इसने यूपी दिया था उसका आंसर बिल्कुल सही था। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो जम्मू तवी से कन्याकुमारी है। सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य की बात करें तो झारखंड है। वर्षा की सर्वाधिक विषमता वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे केरल है। सर्वाधिक चिकित्सकों वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और बाकी नीचे वही सारी चीजें हैं। जनगणना की कब से प्रारंभ हुई वो तो आपका एक अलग क्वेश्चन ही है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है भारत में जनगणना 2001 का कार्य आप में एक युगांतकारी और ऐतिहासिक घटना है क्योंकि यह 21वीं शताब्दी तथा 30वीं शताब्दी में होने वाली पहली जनगणना है। 2011 की जनगणना 1872 के बाद से भारत की 15वीं जनगणना है। बाकी ऊपर वाले पॉइंट ध्यान रखिएगा, इनसे वन लाइन में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले साल भी पूछे गए, इस साल भी पूछे बिल्कुल जा सकते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। इसके अलावा इसी पॉइंट से एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो जनगणना का महत्व है उसके बारे में लिखिए। तो आप इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप पहले पॉइंट के अंतर्गत लिखें तो आर्थिक महत्व के अंतर्गत लिख सकते हैं। आर्थिक महत्व में किस प्रकार से? शॉर्ट में केवल मैं लिख देता हूँ। आर्थिक महत्व में किस प्रकार से? तो आप क्या कहेंगे? जनगणना से देश की आर्थिक प्रगति की प्रवृत्ति ज्ञात होती है, व्यवसायिक ढांचा ज्ञात होता है, इसके आधार पर परिवार नियोजन, खाद्य समस्या, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक महत्व की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा यूज है। फिर दूसरे पॉइंट में आप सामाजिक महत्व को लेकर के लिख सकते हैं, जिसमें आप क्या कह सकते हैं? जनगणना से जो सामाजिक कुरीतियां हैं जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह इत्यादि का पता चलता है। और आप क्या कहेंगे कि इसमें महामारी और असंतोषजनक जो स्वास्थ्य है उसका भी ज्ञान प्राप्त कर उन्हें दूर करने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। और क्या लिख सकते हैं कि इसी के आधार पर ग्राम और नगर के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। और भी इस टाइप से बहुत से पॉइंट आप सामाजिक स्तर के अनुसार लिख सकते हैं। तीसरा आपका होता है राजनीतिक महत्व। इसमें आप क्या कहेंगे कि जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है और इसी के आधार पर जो SC ST पिछड़े वर्ग हैं उनके विकास के लिए नियम भी जो है वो बनाए जाते हैं। और आप क्या कहेंगे राजनीतिक महत्व में कि इसी के आधार पर केंद्र और जो राज्य सरकार है उनके बीच आय का विभाजन भी किया जाता है। और आप पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जनगणना के आधार पर ही भारत में जो भाषावार प्रांत है उनका निर्माण भी जो है वो किया जा चुका है, जो कि मैंने पहले सुपर टेट में ये यूपी टेट में पढ़ाया था वहां पर बताया था। तो इतनी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। रफ करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक देखते हैं जो है आपका नागरिक सुरक्षा संगठन, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? नागरिक सुरक्षा संगठन। तो नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य क्या होता है ये आपसे 2017 में पूछा गया था। तो आप क्या कहेंगे कि नागरिक सुरक्षा संगठन जो है इसका उद्देश्य
हवाई जो आक्रमण होते हैं उनसे जन धन की हानि को कम करना और औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना और जनता के जो मनोबल है उसको बनाए रखना। और आप क्या कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके समय राहत और बचाव कार्य में सहयोग करना। और क्या कह सकते हैं आप कि शांति काल में जो शिक्षा अधिकारी हैं या स्वयं सेवक हैं उनको प्रशिक्षित करना और अन्य सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्य सभी जो है आपके इसमें आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल में आप क्या कह सकते हैं इसके अंतर्गत, जैसे मैं आपसे क्या कहूँ, जैसे पल्स पोलियो अभियान, जैसे कि आप क्या कहेंगे पल्स पोलियो, या कह सकते हैं जो महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण होता है, टीकाकरण, तो इसमें सहयोग करना, इन सभी में पल्स पोलियो या टीकाकरण इसमें सहयोग करना, ये जो संगठन है नागरिक सुरक्षा संगठन, इसका उद्देश्य जो है वो है। तो ये आप 2017 में क्वेश्चन आया था, यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका आग बुझाने के लिए प्रमुख उपकरण। तो यहाँ पर दो चार आप दिमाग में रखिएगा कि इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर ले जाएं। कुछ उपकरण, पहला आपका हो जाएगा ड्राई पावर अग्निशमन यंत्र, ड्राई पावर, ड्राई पावर नहीं ड्राई पाउडर, अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें बहता हुआ जो द्रव पदार्थ है उसकी आग बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसका यूज किया जाता है। आप चाहें तो एक लाइन सोडियम बाइकार्बोनेट के संबंध में याद भी कर सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा गैस टाइप CO2 अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है, गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वस्तुओं में जो लगी आग होता है उसको बुझाया जाता है, जो कि पानी से खराब हो सकते हैं, जैसे कि कागज हो गया, बही खाता है, कैश बुक है, करेंसी नोट है या कंप्यूटर इत्यादि हैं, तो सभी इससे गैस टाइप CO2 अग्निशामक यंत्र से बुझाए जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा आपका होता है वाटर टाइप, जिसे हम क्या कहेंगे, इसमें ऊपर वाले में लिख लीजिएगा गैस टाइप, यहाँ पर वाटर टाइप CO2, बाकी वही सारी चीजें अग्निशामक यंत्र। अब इसमें क्या होता है वाटर टाइप में, या अग्निशामक यंत्र पानी फेंकता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली रहती है और कूलिंग मेथड से आग इसमें बुझाई जाती है। और चौथा और लास्ट आपका ये होता है फोम। फोम की बात करें तो ये क्या होता है, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, बाकी सारी चीजें वही हैं। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, इसमें क्या होता है, तो पेट्रोल तेल आदि जो द्रव पदार्थ होते हैं उसमें लगी आग बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है। किसमें, पेट्रोल या तेल आदि जो द्रव पदार्थ होते हैं अगर उसमें लगे आग। आप समझ रहे हैं पेट्रोल में अगर आपकी आग लग गई तो आप उसको बुझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं, समझ लीजिए लगभग नामुमकिन होता है। पर फोम टाइप अग्निशामक यंत्र जो है इसका यूज करके जो है वो बुझाया जा सकता है, और ये झाग द्वारा आग की सतह को ढक कर उसे तुरंत जो है वो बुझा देता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। बात करते हैं हमारे अगले और इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जो कि है आपका नीति आयोग से संबंधित। यहाँ से आपका एक बार MCQ 2019 में सबसे लेटेस्ट में आखिरी में पूछा गया था, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए नीति आयोग, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है पूछेंगे। तो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संशोधन या संस्थान के रूप में आप कह सकते हो। संशोधन इसमें क्या है कि पहले इसका नाम था योजना आयोग, पहले क्या नाम था इसका, योजना आयोग, और बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया है नीति आयोग। और प्रश्न यही पूछा गया था, क्या पूछा गया था 2019 में सबसे लेटेस्ट में, कि जो योजना आयोग है उसके स्थान पर नीति आयोग है, उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आप क्या कहेंगे 2015 में जो है वो हुई थी।
और कब 1 जनवरी 2015 आप कह सकते हैं। बात करें अगर अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहेंगे जो उस समय प्रधानमंत्री होते हैं वही जो है वो अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि इस समय वर्तमान की बात करें तो माननीय जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, नरेंद्र मोदी, तो वो इस समय अध्यक्ष हैं किसके, नीति आयोग के। वर्तमान में नाम क्या है, नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था। और जो योजना आयोग पहले था वही तो आपकी सारी पंचवर्षीय योजना जो है उसी के थ्रू तो आती थे। तो पंचवर्षीय योजना अब समाप्त हो गई है, अब पंचवर्षीय योजना आपकी नहीं चलती है। पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में अधिक जो है वो कृषि के क्षेत्र में कार्य हुए, इस टाइप के अलग अलग बहुत से प्रश्न जो है वो बनते हैं। और मुख्यालय की अगर बात करें नीति आयोग की कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में जो है वो स्थित है। तो सारी चीजें हमारी समाप्त हुई। अब हम बात करते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और वीडियो अभी तक आप सभी ने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूँ। और फास्ट रिवीजन में इसमें करा रहा हूँ, तो फास्ट रिवीजन में भी मैंने बहुत से अच्छे अच्छे टाइप के प्रश्न आपको बताए कि ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो अवश्य करते रहिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं जो सारी मेहनत कर रहा हूँ बेकार नहीं जा रही है। बात करते हैं अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न है आपका इस वीडियो का, भारतीय खाद्य निगम जो है उसके संबंध में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ये आपके आगे आने वाले चैप्टर में बाकी रह गया है, वही मैंने यहाँ पर पूछ लिया है। तो 4 ऑप्शन भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, 1956, 1961, 1964 या 1969। और एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन है, अपना आंसर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर हम देखेंगे इसके अगले और आखिरी पार्ट में, और इसी के साथ हमारा अगला वाला जो वीडियो होगा वो जो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो चैप्टर आपका सामाजिक अध्ययन चल रहा है, देखिए पार्ट 7 तक हम पहुंच चुके हैं, और टोटल 8 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो 7वां पार्ट जो है आपका ये सेकंड लास्ट है, नेक्स्ट वाले में हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।